नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। ये जो समंदर के किनारे आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में ये किनारे, आसपास के आशियाने समंदर में समा चुके होंगे। क्लाइमेट चेंज को लेकर आईपीसीसी 2023 की जो मूल्यांकन रिपोर्ट सामने आई है, खासतौर से महाराष्ट्र को उस पर अलर्ट किया जा रहा है। ये हम आपके सामने रखेंगे रिपोर्ट के जरिए, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं राजस्थान से खबर, जहां प्राइवेट डॉक्टरों की हड़ताल का आज 16वां दिन है। जो निजी अस्पताल हैं, लैब हैं, वो बंद है। पूरा बोझ जो है वो सरकारी अस्पतालों पर है। इस बीच में मरीज पिसते हुए नजर आ रहे हैं। जो साधन संपन्न हैं वो दूसरे राज्यों में जाकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अधिकांश के सामने मुसीबत ही है। इधर स्वास्थ्य के अधिकार के बिल को वापस लेने से सरकार ने मना कर दिया है। निजी डॉक्टरों ने कह दिया है कि वो धरना और तेज करेंगे। इसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं से अलग भी खुद को कर सकते हैं। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह के बाहर बैठे मरीज। निजी अस्पताल हड़ताल पे हैं और लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि लोगों का सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है। बाहर बैठे इंतजार करते हैं, नंबर नहीं लगता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड सीटी बजा के उन्हें बाहर धकेल देता है। ओपीडी कुछ ही घंटे चलती है और सबकी बारी आते आते बंद हो जाती है। 50 साल के रशीद के दिमाग में नस फट गई है, लकवा जैसे लक्षण हैं। जनरल वार्ड में उन्हें दाखिला मिला, फिर ओपीडी में भेजा गया। जब तक उनकी बारी आई, ओपीडी पे ताला लग गया। अब इनके दिमाग की नस बिलो होगी तो मतलब दिमाग की नस फट गई। और ना तो ये बोल रहे, ना चल रहे, कुछ भी चल भी नहीं रहे, पैरों पर खड़े भी नहीं हो रहे। इनका पूरा बदन ऐसा हो गया मतलब ये मरी लाश जैसे। इनको हम उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं और डॉक्टर कोई संभाल नहीं रहे। अब आज डॉक्टर आने का मतलब आज से शुरू है आना, तो इनको रखना चाहिए नहीं, तो आज ही इन्हें छुट्टी कर देने को ले जाओ घर पर कहीं दिखाओ। ताराचंद के बेटे के पैर में फ्रैक्चर है, कच्चा बैंडेज बांधा हुआ है, प्लास्टर लगाने के लिए भटक रहा है। अब सोच रहे हैं आगरा या और पास के किसी शहर में जाएंगे प्लास्टर लगवाने के लिए। यहाँ तो डॉक्टर मिल नहीं रहे, यहाँ तो सभी डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं। हम रोज रोज चक्कर काट रहे हैं, बच्चे को लेके परेशान होते हैं। इतनी दूर से आते हैं, किराया करके आते हैं, लोग ऑटो करके आते हैं। अब यह इलाज नहीं हो रहा तो किसी दूसरी जगह जाके इलाज करवाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे अभी इलाज के? यहाँ तो जयपुर में नहीं हुए तो अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। आगरा देख लो, आसपास में काफ़ी है स्टेट। एक्सरे या खून की जांच अब आम आदमी के लिए चुनौती है। एसएमएस में ऑपरेशन की लंबी वेटिंग है। अगर कोई गर्भवती है और संपन्न परिवार से है तो शहर के बाहर जाने का विकल्प भी देख रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जो ठीक है एक दिन का उनको समर्थन दिया था, उसके बाद में सरकारी अस्पताल में सभी डॉक्टर्स अपने पूरी लगन से काम कर रहे हैं। और जब तक रेजिडेंट की स्ट्राइक थी, जिसके कारण हमें पूरी सर्विसेज देने के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी अब रेजिडेंट की हड़ताल भी कल ख़त्म होगी। आज सारे रेजिडेंट्स ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे अपने जितनी क्षमता के अनुसार अपने काम कर रहे हैं। निजी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं और राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य के अधिकार का कानून लाना चाहती है, जिसके तहत आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, आपातकाल में उसका इलाज हो और निशुल्क दवा और चिरंजीवी जैसे बीमा योजना है उसे निजी अस्पताल अपनाएं। लेकिन विडंबना ये है कि जो बिल, जो कानून सरकार लाना चाहती है, उसी की वजह से आज की तारीख में आम आदमी को खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जयपुर से बाल वीरेंद्र शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 12 साल पहले गुरुग्राम में लॉन्च हुए रहेजा के रेवांता प्रोजेक्ट्स का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 2016 में ही फ्लैट मिलने थे, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं। ऐसे में रेवांता फ्लैट बायर्स एसोसिएशन की याचिका पर अब फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश आया है। साथ ही फ्लैट की बिक्री पर रोक है। तमाम जो बैंक अकाउंट्स हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन खरीदारों की परेशानी किस तरह से बरकरार है, परिमल कुमार की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रहेजा डेवलपर्स का रहेजा रेवांता प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली रिहायशी इमारतों में से एक। गुरुग्राम के सेक्टर 78 में आसमान छूती इस इमारत की नींव 2011 में रखी गई। 2016-17 में लोगों को घर का कब्जा मिलना था, लेकिन 12 साल में भी काम पूरा नहीं हुआ। सुवीर पोपली खरीदारों में से एक हैं। जब वक्त मिलता है, आशियाने की चाह में ज़मीन पर काम का जायजा लेने पहुंच जाते हैं।
लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद भी निराशा ही हाथ लग रही है। जो हमने पैसा दिया वो यहाँ पे लगा नहीं है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि कितना पैसा लगना चाहिए। बिल्डर अभी भी बोल रहा है 250 करोड़ लगेगा, बट मेरे हिसाब से 500 करोड़ और 2000 लोग रोज़ चाहिए अगर अगले 2 साल में इसको ख़त्म होना है। डर तो इतना है कि अब क्या उसका कोई इलाज नहीं है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, रेरा में केस चल रहे हैं, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं है कंप्लीट करने में। करीब 19 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 800 यूनिट हैं। इसमें 3 हाई राइज टावर हैं, 2 टावर 55 मंजिला और 1 61 मंजिल का है। साथ ही इसमें 4-4 मंजिल के 25 विला भी हैं। तकलीफ में तमाम खरीदार हैं, सुवीर अकेले नहीं। बुजुर्ग दंपत्ति किरण और अजीत के लिए मालदीव में रह रही उनकी बेटी ने 2014 में फ्लैट बुक किया, अब आस जवाब दे रही है। मेरे हस्बैंड 81 ईयर ओल्ड है, मैं 77 हूँ, तो ये हम लोग के जिंदा रहते हो तो फ्लैट मिलना नहीं है। बैंक जो लोन देता है तो उनको जब लोन रिलीज करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि छत पड़ गई, मतलब जो बिल्डर है वो कह देता है छत पड़ गई आप लोन रिलीज कर दो। जो इंडिया में है वो तो चेक कर सकते हैं छत पड़ गई, लेकिन जो फॉरेन में वो कैसे आके चेक करेंगे कि छत पड़ी है, फर्श पड़ा कि नहीं पड़ा। मतलब बैंक की भी जवाबदेही है। करीब 90% रकम की अदायगी के बाद भी सपनों का आशियाना अब तक सपना ही है। रहेजा डेवलपर्स के रवैये से तंग आकर रहेजा रेवांता फ्लैट बायर्स एसोसिएशन ने हरेरा यानी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने फरियाद लगाई। रेवांता का रेरा का लाइसेंस था वो भी एक्सपायर हो चुका है 31 जनवरी 2023 के बाद से, और जबकि ये लाइसेंस था भी तब भी इन्होंने जो लाइसेंस की ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं की। रहेजा डेवलपर्स ने गुरुग्राम के रेवांता प्रोजेक्ट को लेकर एनडीटीवी से कहा कि हमारी गलती नहीं, फ्लैट खरीदारों का पूरा पैसा प्रोजेक्ट में ही लगा है। सरकार ने सेक्टर रोड का अब तक अधिग्रहण नहीं किया है, जिससे वाटर सप्लाई, सीवरेज, रेन वाटर, मास्टर प्लान रोड आदि की व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। जबकि कंपनी 10 साल पहले ही 51 करोड़ रुपए से ज्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल चार्ज के रूप में भुगतान कर चुकी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी खरीदारों को फ्लैट आवंटित करवाने में हमारी मदद करे। हरेरा में अब अगली तारीख 10 अप्रैल की है और इस बीच जांचने परखने का सिलसिला भी शुरू होगा कि आखिर गलती कहां है। जब प्रोजेक्ट अधूरा तो खरीदारों की गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर गया कहां। आसमान चूमती इमारत का जमीनी सच। लोग उम्मीद और भरोसे के दम पर हिम्मत तो करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये वाकया नया नहीं, तो सवाल उठता है कि सिस्टम में आखिर कैसी चूक जिससे नजर और निगरानी रखी नहीं जाती और दर्द खरीदारों की झोली में आता है। तो ज़रूरत ऐसे सख्त नज़र और निगरानी रखने की है जिससे बिल्डर्स को लेकर बायर्स को आ रही परेशानी का खात्मा हो पाए। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इंदौर में मंदिर में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर का अवैध निर्माण तोड़ दिया गया है। हालांकि प्रशासन जागा 36 श्रद्धालुओं की मौत के बाद। इंदौर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का उपद्रव ना हो उसके लिए यहाँ 4 थानों के फोर्स को तैनात किया गया। इसी के साथ ही मौके पर नगर निगम आयुक्त, एडीएम और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर यहाँ बावड़ी पर बनी छत गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर में हुए मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान गई, लेकिन उनमें से 8 लोगों की आंखें जिंदा हैं। 36 में से 8 मृत श्रद्धालुओं के परिवारों ने अपनों की त्वचा और नेत्र दान कर दिए हैं। ऐसे में ज़रूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी किस तरह से मिली है, अनुराग द्वारी अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। इन 9 लोगों ने मौत के बाद भी जीने की नई राह दिखाई है। एक शख्स की मौत इंदौर बावड़ी हादसे के दिन सड़क दुर्घटना में हुई। उसके परिजनों ने भी नेत्रदान किया। दुनिया देखने का मौका मिलता है तो उनको मौका देना चाहिए। पटेल परिवार के 4 अपने इस हादसे में बिछड़ गए, लेकिन उनकी आंखें और त्वचा अब किसी दूसरे को अपनेपन का एहसास देंगी। लक्ष्मीकांत पटेल ने अपनी पत्नी और बहू की आंखें दान कर दी हैं। नेत्रदान का निर्णय हमारे बेटों ने खुद ने ले लिया था, मेरे से भी पूछा नहीं। उनको ऐसा लगा कि किसी की
तो दादा का हुआ था तो हमने इनका भी करना चाहिए, तो उन्होंने नेत्रदान करने के बाद रात को 7 बजे मेरे को खबर दी कि अपन ने नेत्रदान कर दिया है। ये उन्होंने स्वयं निर्णय परिवार की उसके हिसाब से दिया था। आँखें दी उसमें, एक मेरी धर्मपत्नी और मेरी बेटे की बहू पुत्र वधू मेरी। नेत्र और त्वचा दान करने वालों के अंग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीज को दिए जाएंगे। हमारी टीम जो है वो पोस्टमार्टम ऑफिस से एमवाई पहुंची। इस बीच 2 परिवारों ने स्वप्रेरणा से फ़ोन किया। हमने इंदौर में कार्यरत एमके इंटरनेशनल आई बैंक, शंकर आई बैंक और एमवाई की आई बैंक, तीनों की टीम को अलर्ट किया। स्किन डोनेशन के लिए चैतराम की टीम को अलर्ट किया। चारों टीम हमारे साथ में थी। जैसा कि ज्ञात है कि आँख दान जो है वो मृत्यु से 8 घंटे तक किया जा सकता है। 8 परिवारों ने हमें स्वीकृति दी आँख दान की, और जिन 8 परिवारों में मृतकों के आँख दान हुए हैं उनमें से 3 परिवारों को आग्रह करने पर उन्होंने त्वचा दान की भी स्वीकृति दी। इस बीच गुरुवार को इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में जो हवन का कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान ये दुखद हादसा हुआ, उसका भी एक नया वीडियो सामने आया है। 12 घंटे से अधिक वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बावड़ी के अंदर से 36 लोगों के शव निकाले गए थे। यह खबर एक दुखद हादसे में भी रोशनी की तरह है, लेकिन एक दूसरी खबर भी आंखें खोलने वाली है कि देश के 11 राज्यों में नेत्र बैंक तक नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। फरवरी महीने में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। मार्च महीने में जोरदार बारिश ने किसानों को परेशान किया। आने वाले महीने में महाराष्ट्र में मौसम यूं ही धोखा देता रहेगा, लेकिन इसी बीच चिंतित करने वाली क्लाइमेट चेंज पर आईपीसीसी 2023 मूल्यांकन रिपोर्ट राज्य सरकार को अलर्ट कर रही है। खास तौर से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों को लेकर समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय इलाकों में किस तरह से परिवर्तन की जरूरत है, ये रिपोर्ट अलर्ट करती है। समंदर किनारे ये आशियाने कब तक टिके रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को लेकर अपनी 6वीं रिपोर्ट हाल में ही जारी की है। इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर भारतीय वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र सहित देश भर में जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरे को लेकर अलर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर का जलस्तर अगले कुछ वर्षों में करीब 1.1 मीटर तक ऊपर उठने के आसार हैं। इससे समंदर किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इन किनारों पर बुनियादी ढांचे संकट में पड़ सकते हैं। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। बारिश के पानी पर सबसे अधिक निर्भर महाराष्ट्र पर सूखे का संकट है। तापमान और बारिश के पैटर्न में परिवर्तन से बाढ़ का खतरा ज्यादा है। आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन के आकलन की रिपोर्ट के लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश बताते हैं कि इसका असर हर क्षेत्र में बढ़ता रहेगा। आईपीसीसी की जो नई रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट 6ठे आकलन चक्र में आईपीसीसी द्वारा तैयार की गई 6 रिपोर्टों के पहले के निष्कर्षों की पुष्टि करती है। यह इस बात की पुष्टि करती है कि निकट अवधि में हर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण खतरों के बढ़ने का अनुमान है। इन खतरों में गर्मी से संबंधित मानव मृत्यु दर और रुग्णता, भोजन और पानी से होने वाली बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, तटीय और निचले इलाकों में बाढ़, जैव विविधता की कमी और खाद्य उत्पादन में कमी शामिल है। इस रिपोर्ट में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए नीति निर्माताओं की आवश्यकता का प्रकाश डाला गया है। पर्यावरण की लड़ाई का नामी चेहरा जोरू भतेना कहते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ता निर्माण शहर के लिए खतरा बढ़ा रहा है। मुंबई में 450 mm हर दिन से जास्ती बारिश होता था, तब मिठी रिवर फ्लड होता था। और ये आरे में जब भराई किया तो अभी 150 mm से भी भरते मतलब फ्लड होता है। एक रिक्लेम्ड कोस्टल रोड आ रहा है, वो लोग 110 हेक्टर्स ऑफ सी को उसमें मट्टी भरा है, उसको रिक्लेम किया और रोड बनाया। अभी रोड बनाने का था तो वो पिलर पे भी बना सकता था। अभी वो रिक्लेम करने से उतना जगह सी को कम किया है, तो वो समुद्र का पानी दूसरा जगह जाएगा। क्लाइमेट चेंज मुंबई को डिस्ट्रॉय करने से पहले बीएमसी ही खुद डिस्ट्रॉय करेगा।
अरब सागर से घिरे आर्थिक राजधानी मुंबई के नक्शे को अगर आप देखें तो देखकर समझ सकते हैं कि जलस्तर बढ़ने की वजह से किस तरह से तटीय इलाके को क्षति पहुंच सकती है। मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर की सीधी तटरेखा पर ध्यान जरूरी है। पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो तटीय जिले हैं उसके कई महत्वपूर्ण शहर और गाँव उच्च जोखिम में हैं। हर साल बाढ़ के खतरे की वजह से समंदर किनारे के इन इलाकों को खाली तो करा लिया जाता है, लेकिन अब इसको लेकर स्थायी रणनीति जल्द तैयार हो, इस पर विशेषज्ञ जोर देने की बात कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और अशोक के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच गिर गया। इस हादसे में कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक घायल हो गए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मशाल रैली का आयोजन किया था। इस घटना में पार्टी के कुछ अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। भीड़ भाड़ वाला मंच बैनर्स के साथ अचानक गिर गया। मार्च जैसे ही अपने गंतव्य पर पहुंचा, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच पर चढ़ गए, तभी ये वाकया घट गया। इस बीच एक अन्य विधायक रश्मि सिंह, उनके पति आशीष सिंह ठाकुर और कुछ अन्य नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया। और मैकडॉनल्ड बड़े पैमाने पर अपनी कंपनी में छंटनी करेगी और अमेरिकी ऑफिस को बंद करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक मैकडॉनल्ड इस हफ्ते अमेरिका में मौजूद अपनी सभी ऑफिस को बंद कर देगी, क्योंकि वो अपने कॉर्पोरेट कर्मियों को छंटनी के नए दौर की सूचना देने की तैयारी कर रही है। छंटनी की वजहों में वैश्विक आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई शामिल है। और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ। हाईवे पर पंटियाल जोन में T5 टनल के पास भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई। अचानक हुए भूस्खलन की चपेट में आने से सेना के कुछ अधिकारियों को ले जा रहा सेना का वाहन बाल बचा। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इलाके में यातायात ठप हुआ। और भाई आपको दिखाते हैं एक IAS अफसर के पालतू कुत्ते की तलाश में किस तरह से प्रशासनिक अमला जुट गया है। इस कुत्ते को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं और इनाम भी रखा गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पुलिस इन दिनों लापता पालतू कुत्ते को खोजने के लिए पसीना बहा रही है। दरअसल एक IAS अधिकारी का पालतू कुत्ता खो गया है। ऐसे में उनकी तलाश में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। पूरे शहर में कुत्ते के गुमशुदा होने के पोस्टर्स लगे हुए हैं और उसका पता बताने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया गया है। और मुंबई की सड़कों पर 2 लड़कियों के साथ बाइक पर खतरनाक स्टंट करने वाले लड़के का वीडियो बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए आजकल लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। 13 सेकंड के इस वीडियो में शख्स ने दोनों लड़कियों को बाइक पर बिठाया और खतरनाक स्टंट करने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़ा था और हॉलीवुड के रास्ते चल पड़ी थी। अपने पॉडकास्ट में जब प्रियंका चोपड़ा ने इन बातों का खुलासा किया था तो वो चर्चा में बनी हुई थी। इसी चर्चा के बीच वो भारत पहुंची हैं, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी वेब सीरीज को लेकर। तब बॉलीवुड में राजनीति को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। सिटाडल की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रियंका चोपड़ा पहुंची अपनी को स्टार रिचर्ड मैडन के साथ। कुछ वक्त पहले प्रियंका ने बॉलीवुड में होने वाली राजनीति की बात कही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को इतने वक्त बाद उठाने पर सवाल पूछा गया। I think that first of all, when I was on the podcast, I was asked about the journey of my life, and I spoke about, when I was young, when I was 10, when I was 15, when I was 22, when I was 30, 40, whatever. So I was talking about the truth of my journey, and I think now I was confident enough to talk about that phase of my life. I think now where I am, I was okay enough to kind of articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave, I moved on a long time ago, and then I made my peace with it. And I think that's why it was easy for me to talk about it in an open manner.
in a safe space. तुमने मुझ पे चाकू फेंका? मुझे लगा तुम पकड़ लोगे। पीछे हटो अभी। और फिर मैं कहता देखा, एक जासूस ही ऐसा कर सकता है। सिटाडेल को 40 से ज्यादा भाषाओं में डब किया गया है। साथ ही ये पहली क्रॉसओवर सीरीज है जिसमें भारत के साथ साथ कई देशों में संस्करण बन रहे हैं। खास बात ये भी है कि अमेज़न प्राइम की कामयाब सीरीज फर्जी, फैमिली मैन और सिटाडेल के भारतीय संस्करण के तार भी सिटाडेल ग्लोबल से जुड़ते नजर आएंगे, ठीक पठान, टाइगर 3 और वॉर की तर्ज पर। इसके भारतीय संस्करण में मुख्य किरदार निभा रहे हैं वरुण धवन और समंथा रूथ प्रभु। I don't think I can give them any advice. They're both such accomplished actors in their own way. There's nothing I can say. I met Varun recently at the NMACC event, and he was telling me how the shoot's going and how exciting it is. And there are some really cool threads that connect the other installments to our installment. So we were talking about those, and you'll find out when you start watching the show how we're all connected to each other. But it's really fun, and I can't wait to see that, because I think DK and Raj, the filmmakers, are so amazing, they're so talented, and that they're going to bring their own spin to the Indian installment. It's very exciting. Nice. मेरे नए खिलौने। हाँ, अपने फेवरेट जासूस के लिए बनाए थे। हाँ। उसे पसंद नहीं आए, तो मैंने सोचा वो इसकी करूं। सुधर जा। मंगलवार को सिटाडेल का प्रीमियर मुंबई में है और इसके बाद इस सीरीज के सिटी टूर शुरू होंगे। सिटाडेल 28 अप्रैल से दर्शकों के बीच अमेज़न प्राइम पर नजर आएगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।